हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ते रहते हैं, तो आपको पता है कि हम हर महीने के पहले और तीसरे रविवार को किसी एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ आपके सामने आते हैं, जिससे आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में, के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। तो आज का विषय हमने चुना कि सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, 4-5 एपिसोड हमने किया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आहार के बारे में शुरुआत में ही, लेकिन उसमें से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो अभी हम कवर नहीं कर पाए थे, तो इस बार उसको हम कवर करेंगे। और आज के इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता जी करेंगे, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, डीएम कार्डियोलॉजी हैं, गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं और एकेडमिक एक्टिविटीज में काफी रुचि लेते हैं। तो और सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व सिर्फ हृदय ही नहीं, पूरे शरीर में ही रहता है। तो मैं डॉक्टर गौरव नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आज के इस विषय पे कुछ अपना प्रकाश डालते हुए हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर अभिजीत गुप्ता, उनको इनवाइट करें और आज का इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गौरव। सर, नमस्कार साथियों। हम लोग आज डायबिटीज हेल्थ केयर के अंतर्गत इस मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें डॉक्टर अभिजीत गुप्ता आज हमें बताने वाले हैं रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन हेल्थ। और जैसा कि डॉक्टर आलोक गुप्ता सर ने बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अपना एक रोल है, और कोविड आने के बाद इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा क्लियर हो गया है कि जो जिंक है, विटामिन्स है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली हेल्थ में। So, without wasting any time, I'd like to invite Dr. Abhijit Gupta, senior physician and diabetologist based in Mumbai, to start his presentation. And Dr. Abhijit Gupta. Good morning, everyone. Thank you, sir, for such a humble introduction. And although I'm not a senior physician, I'm still a junior physician. Anyways, तो आज के इस कोरोना काल में हम जैसा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है पूरी। ओके। तो आज के इस कोरोना काल में एंड अदरवाइज ऑल्सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग अपॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की चर्चा हम इन मीटिंग्स में पहले कर चुके हैं, बट जैसा गौरव नारायण सर ने बताया कि टू मेंटेन द इम्यूनिटी, शरीर से रोगों को लड़ने की क्षमता को मेंटेन करने के लिए और शरीर में पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में बनाए रखने के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो बहुत थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं, परंतु आवश्यक बहुत होते हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मेरा स्क्रीन शेयर होस्ट हैज डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। सर अभी ट्राई कीजिए एक बार। Okay, so I hope my screen is being shared now. Hello. Yes sir. Screen full screen में share हो रहा है ना? Yes sir, full screen आ रहा है। Okay. So what is nutrition? Nutrition is the basic पोषक तत्व जो हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और जो हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग और इट इज नेसेसरी विद लाइफ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है जिनकी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आते हैं। इस विषय में पिछली मीटिंग्स में काफ़ी गहन चर्चा हो चुकी। तो आज हम जो कवर करेंगे टॉपिक दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करेंगे। तो विटामिन्स और मिनरल्स बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक है, परंतु बहुत अहम है। तो
हम विटामिन से शुरुआत करते हैं। विटामिन्स में हमारे पास पहले दो प्रकार के विटामिन्स हैं, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो जैसा कि ये टॉपिक थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। जिनको भी कुछ सवाल हो, प्रश्न हो, वो चैट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं या बाद में मीटिंग के प्रेजेंटेशन के बाद भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो वसा में डिसॉल्व होने वाले विटामिन्स होते हैं। तो ये मोस्टली एनिमल सोर्स से हमको मिलते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलते हैं, हालांकि इसके वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं। इनकी एक खास बात यह है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर हो जाते हैं फैट के साथ अटैच होकर के, और शरीर लंबे समय तक इनका प्रयोग कर सकता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं, इनकी जो डेफिशिएंसी है और डेफिशिएंसी डिजीजेस है, ये ओवर अ क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम अपीयर करेंगी। अगर आप बहुत लंबे समय तक ये विटामिन नहीं ले रहे आहार में या सप्लीमेंट में, तो आपको ये डिजीजेस होंगी। इसमें हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के। तो विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। तो विटामिन ए का नॉर्मल फंक्शन बॉडी में आयरन मेटाबॉलिज्म में देखा गया है, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे शरीर में हर जगह एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको कि हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस उस एपिथेलियम को, उस म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर ऐसे समझिए, जो हमारी आँख के ऊपर है, जो हमारे पूरे जीआई ट्रैक्ट में है, उस प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में है, और नॉर्मल विजन को मेंटेन करने में है। विटामिन ए हमें एनिमल सोर्स से मिल सकता है और प्लांट सोर्स से मिल सकता है। जो एनिमल सोर्स से आता है वो सीधे रेटिनॉल के फॉर्म में आता है, जो कि आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है। एनिमल फैट, एनिमल लिवर इज वेरी रिच इन विटामिन ए। जो प्लांट सोर्स ऑफ विटामिन ए है वो बीटा कैरोटीन, वो हरी पत्ते वाली सब्जियां, गाजर, ऑरेंजेस, बेसिकली इनसे मिलता है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत सारे फूड आइटम्स को, मिल्क को, चीज़ को, बटर को, इनको भी विटामिन ए और विटामिन डी, यूजुअली विटामिन ई फोर्टिफाइड भी किया है टू फाइट द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स। तो एज यू कैन सी हियर, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज इज वेजिटेबल्स, जिसमें हरे पत्ते की सब्जियां, गाजर, ऑरेंजेस, ये आ जाएंगे। फिर द सेकेंड मेजर सोर्स इज मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फैट बेस्ड स्प्रेड्स, obviously milk products, cheese spreads, all those things, eggs and milk products. अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन इन विच जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी शुरू होती है तो पेशेंट को धीरे धीरे रात में जो उसका एडेप्टेशन विद लाइट है वो कम हो जाता है। तो पेशेंट को मेनली रात को कम दिखना शुरू हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस एज द नेम इम्प्लाइज। बट इफ दिस डेफिशिएंसी कंटिन्यूज, तो ये जो आँख की पुतली है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, इसका सिरोसिस हो जाता है। आप ऐसे समझिए कॉर्निया सूख जाती है। फिर फर्दर इफ द डेफिशिएंसी कंटिन्यूज, तो कॉर्निया पे घाव बन जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, और जब ये अल्सर हील करते हैं तो इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, बिकॉज दीज अल्सर्स आर ओपेक, इसके थ्रू लाइट नहीं पास कर सकती, तो पेशेंट इवेंचुअली ब्लाइंड हो जाता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी को फाइट करने के लिए हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और जो फूड सोर्सेस हमने बताया वो ले सकते हैं। अल्टीमेटली फूड सोर्सेस पे हम ये मेजर विटामिन्स और मिनरल्स खत्म करके एक जनरल डिस्कशन करेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन के, जिसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त को क्लॉट कराना, या चोट लग गई तो खून थोड़ी देर बाद बहना बंद हो जाता है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। एंड इन bone health also. The major sources of vitamin K are green leafy vegetables,
तो इसीलिए वो पेशेंट्स जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट हैं, लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, उनमें विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, क्योंकि विटामिन के लिवर से एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल एसिड्स, और हमारे जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी लिवर में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स, क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स, आर मोर प्रोन टू ब्लीडिंग टेंडेंसीज। सिमिलरली जो पेशेंट्स यूजुअली इन द कार्डियक ओपीडी, पेशेंट्स जो एंटीकोगुलेंट में हैं, यानी खून पतला करने की दवाएं, उनको ये सलाह दी जाती है कि उस एंटीकोगुलेंट के साथ हरी पत्ते की सब्जियां, ब्रोकोली, साग हो गए, पत्ता गोभी, ये चीज़ें ना खाएं, क्योंकि वो जो ड्रग है वो एक एंटीकोगुलेंट है, और ये सारे फूड प्रोडक्ट्स विटामिन के को पोटेंशिएट करके एक प्रोकोगुलेंट का काम करते हैं। सो इट बेसिकली निगेट्स द एक्शन ऑफ द ड्रग। The next vitamin is vitamin D. Vitamin D is a very important vitamin. Vitamin D, नाम vitamin D है, but now it has been classified as a hormone, because ऐसा देखा गया है कि इसका रोल बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में है। विटामिन डी का रोल डायबिटीज़ में है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है, और बोन हेल्थ और कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए भी अति आवश्यक है। तो हमारे विटामिन डी का जो आप देखिए यहाँ पे दिया है, फंक्शंस इज एब्जॉर्प्शन एंड यूज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो जो हम कैल्शियम डाइट में लेते हैं उसका जो आंतों से एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी के यू कैन से इट इज एक्जुएटेड बाय विटामिन डी। साथ में विटामिन डी नॉर्मल बोन हेल्थ, टीथ हेल्थ, मसल फंक्शन और इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए भी जरूरी। सोर्सेज में द मेजर सोर्स इज सनलाइट। सनलाइट में भी स्पेसिफिकली यूवीबी रेज। सिंस लास्ट ईयर या उसके पहले भी, नाउ वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इंडोर इन एयर कंडीशनिंग, so we are not exposed to much sunlight. तो OPD में 99% patients, if you do a vitamin D level, they will come vitamin D deficient. अब मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले भी चुके होंगे। मेजर सोर्सेज विटामिन डी के नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जैसे कि कई प्रकार की मछलियां हैं, मैकरेल, सैल्मन, सार्डिन्स, टूना फिश, कॉड लिवर ऑयल, एग्स और रॉ मिल्क। वेजिटेरियन सोर्सेज में दूध और मशरूम्स। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में, इसका मेजर रोल बोन हेल्थ में है। पेशेंट्स जो लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हैं, वो यूजुअली गोली खाते हैं कैल्सीट्रायोल नाम की 0.25 माइक्रोग्राम्स। वो इसलिए क्योंकि ये जो विटामिन डी हमें सनलाइट या डाइटरी सोर्स से मिल रहा है, इसका 2 स्टेप एक्टिवेशन होता है। फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन लिवर में और सेकेंड स्टेप एक्टिवेशन किडनी में। तो अगर दोनों में से कोई भी ऑर्गन आपका अफेक्टेड है, डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लॉन्ग रन पे डायबिटिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को एक्टिवेटेड विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। विटामिन डी का अब मेजर रोल उभर के आ रहा है कोविड-19 इन्फेक्शन में। ये ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियल इंटीग्रिटी एंड टू फाइट अगेंस्ट द COVID-19 infection. Apart from that, vitamin D deficiency can cause n number of symptoms ranging from neuropsychiatric symptoms to diabetes की pathogenesis में, hypertension, cardiovascular disease, muscle pain, weakness, fatigue. Major जो 2 चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं, that is rickets in children and osteomalacia and osteoporosis in adults. Most commonly affected age group is post-menopausal females. तो फीमेल्स वो मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन का जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है
तो ईस्ट्रोजन का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ओवर द बोन मेटाबॉलिज्म, वो खत्म हो जाता है। देन द फीमेल स्टार्ट्स लूजिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द बोन, हड्डी से कैल्शियम और फॉस्फोरस का लॉस शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल, ये कूल्हे की हड्डी का एक्सरे है, ये नॉर्मल बोन है, नॉर्मल थिकनेस का कॉर्टेक्स है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, कॉर्टिकल थिनिंग हो गई है, एंड दीज पेशेंट्स आर प्रोन टू लो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, यानी कि ऐसी स्थितियां जहां पे बहुत कम स्ट्रेस पड़ा, टेंसाइल स्ट्रेस पड़ा बोन पे, जिसमें नॉर्मल पर्सन की हड्डी फ्रैक्चर नहीं होगी, उसमें भी पेशेंट्स की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इट लीड्स टू रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी कंडीशन है जो मेनली बच्चे के स्केलेटन को इफेक्ट करती है, चाहे वो पसली की हड्डियां हों जिसमें गांठें बन जाती हैं जिसको हम रिकेटिक रोजरी बोलते हैं, पैर की हड्डियां जो टेढ़ी हो जाती हैं। तो बेसिकली पैर की और पसली की हड्डियां क्यों इफेक्टेड है? बिकॉज पैर की हड्डियां वेट बियरिंग बोन्स हैं, दीज आर द बोन्स दैट आर गोइंग टू टेक द वेट ऑफ द होल बॉडी, एंड पसली की हड्डियां वो हैं जो 24 घंटे काम कर रही हैं, बिकॉज हम पूरे टाइम सांस लेते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में मेजर फीचर्स हैं बॉसिंग, इसमें फोटो में दिखेगा, जैसे ये बच्चे का फोटो है विद रिकेट्स, तो आप इसमें देखिए पाँव की हड्डियां तिरछी हो गई हैं, पिजन चेस्ट हो गया है, बैरल चेस्ट, साथ में जो माथे की हड्डी है वो प्रोमिनेंट हो गई है जिसको हम फ्रंटल बॉसिंग बोलते हैं। तो ये है मेजर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो विच इंक्लूड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। B complex में we have a lot of vitamin B which ranging from B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. So the list is given here. Major thing why we have classified it as water soluble, ये वो vitamins हैं जो वसा में dissolve नहीं होते बल्कि पानी में घुलनशील होते हैं, तो इनको बॉडी एक्सक्रीट कर पाती है, मतलब ये विटामिन्स पेशाब के रास्ते एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो ये विटामिन्स आपको रेगुलर इनटेक करने पड़ेंगे। वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर आप रेगुलर इनटेक नहीं भी करते हैं तो वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं तो ये हीट लेबाइल विटामिन्स होते हैं, यानी अगर आप इनसे प्रचुर भोजन कर रहे हैं लेकिन अगर आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक कर रहे हैं, बहुत डीप फ्राई कर रहे हैं, तो भी ये विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें पहला है विटामिन B1 विच इज थायामीन, जिसका मेन फंक्शन है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द हार्ट। तो थायामीन से जो हमारी डेफिशिएंसी से बीमारी होती है उसको कहते हैं हम बेरी बेरी। ये बेरी बेरी बीमारी सबसे पहले सेलर्स में देखी गई, ग्रीक एरा में जो नाविक लंबे समय पे सेल पे जाते थे। तो आप जैसा कि देखिए इसके सोर्सेस सारे वेजिटेबल सोर्सेज हैं, फ्रेश वेजिटेबल सोर्सेज, मटर, टमाटर, बीन्स, तिल के बीज, पालक का साग, मशरूम, कोहड़ा, इस तरह के। अपार्ट फ्रॉम दैट चिया सीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स एंड quinoa. Quinoa has rapidly gained up the market nowadays. बेरी बेरी के मेन सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को पाँव में सूजन रहने लगेगी, हार्ट इफेक्ट करता है, तो पेशेंट को हार्ट फेलियर के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे सांस फूलना और हार्ट का डायलिटेशन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट इज विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का मेन काम है ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन में, और मोस्टली सारे हमारे जो विटामिन्स हैं वाटर सॉल्युबल, इनका अहम रोल है म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। तो व्हेन अ पेशेंट लैक्स विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, तो टिपिकली दे प्रेजेंट विथ स्किन क्रैक्स एंड अल्सर्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द माउथ along with a swollen tongue, इसको हम मैजेंटा टंग बोलते हैं, and greasy dermatitis of skin folds. मेजर विटामिन की बात करें तो विटामिन B12 इज अ वेरी मेजर विटामिन। यूजुअली प्रेगनेंसी में जो सप्लीमेंट्स देते हैं वो है आयरन फोलेट,
हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स में जो मेजर सप्लीमेंट है दैट इज विटामिन B12, बिकॉज डायबिटीज में जो फर्स्ट ड्रग टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज पर गाइडलाइंस दैट इज मेटफॉर्मिन, एंड मेटफॉर्मिन आपकी आंतों से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो अगर आप लंबे समय से मेटफॉर्मिन खा रहे हैं और साथ में B12 का सप्लीमेंट नहीं ले रहे, तो यू विल इवेंचुअली लैंड अप विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 का मेजर फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन ले जाने वाली सेल्स हैं, आरबीसी। अभी सब लोग सीबीसी करा रहे हैं कोविड में, उसमें दिया रहता है आरबीसी काउंट। So it's not just the hemoglobin that is important, it is also the RBC count that is important. So in the normal function of the red blood cells, साथ में फोलेट, विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं, उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। विटामिन B12 deficiency is very common in vegan people. There are two terms, vegetarian and vegan. Vegans are those जो कि नॉनवेज नहीं खाते, साथ में अंडा और दूध भी नहीं खाते। वेजिटेरियंस आर दोज जो कि नॉनवेज नहीं खाते बट एग और मिल्क कंज्यूम करते हैं। B12 के सारे सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग मिल्क, मतलब एनिमल बेस्ड सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसीज मोस्ट कॉमन पेशेंट जो ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं वो है हाथों पैरों में झंझनाहट होना, पिन एंड नीडल सेंसेशन, और ओरल अल्सर्स। पेशेंट टिपिकली कम्स टू यू एंड कि मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं और हाथों पैरों में जलन होती रहती है। सो यू ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं, एंड almost 60 to 70% times they will answer as yes. Apart from these, there will be mood changes, there can be hyperthermia और विजन डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, थकान, एक्सेसिव थकान का रहना। तो जैसा कि यहाँ स्लाइड में दिख रहा है, स्ट्रिक्ट वेगन्स ओल्ड एज के लोगों में, बिकॉज जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर हो जाता है। जो इससे आरबीसी इफेक्ट होते हैं वो एनीमिया होता है, उसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, और पेरिफेरल नर्व डैमेज जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, पिंस एंड नीडल सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट। The next is vitamin B9 folate. So usually B12 and B9 folate go together. फोलिक एसिड का मेन इंपॉर्टेंस है डीएनए सिंथेसिस में, मतलब हमारा जो बेसिक डीएनए है उसके मिथाइलेशन में फोलिक एसिड का इंपॉर्टेंस है। तो अगर फोलेट डेफिशिएंसी है तो डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर होगा, तो उससे सेल डिवीजन इम्पेयर होगा। सेल डिवीजन मतलब नई कोशिकाएं ठीक तरीके से नहीं बन पाएंगी, और साथ में इससे रेड ब्लड सेल्स में भी इफेक्ट होता है, जिससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेजर इंपॉर्टेंस फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स, विटामिन B12 folate deficiency in pregnancy can always lead to neural tube defects. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या है? न्यूरल ट्यूब जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, जब बेबी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो न्यूरल ट्यूब वो स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं, यानी दिमाग का डेवलपमेंट और पीछे रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका डेवलपमेंट न्यूरल ट्यूब से होता है। सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स फोलेट डेफिशिएंट मदर्स जो एम्ब्रियो है, इट कैन हैव वेरिड प्रेजेंटेशन एनॉमलीज लाइक एनकेफेली। उसके बाद जो कॉर्ड डिफेक्ट्स हैं उसमें स्पाइना बाइफेटा, स्पाइना ये मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, इस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो ऑलवेज चेक योर फोलेट लेवल्स बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है, एज द नेम सजेस्ट, मेगैलो मतलब बड़ा, मेगलोब्लास्टिक। नेक्स्ट मेजर विटामिन इज विटामिन सी। विटामिन सी तो भाई कोविड में सब लोग जिंक और विटामिन सी खा रहे हैं एक महीने तक। तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम, in maintaining the integrity of the mucous membranes, skin, connective tissue. So major functions of vitamin C देखिए, सबसे पहला ही है इम्यून फंक्शन। इम्यून सिस्टम को नॉर्मल काम कराने के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। उसके अलावा कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन
वो स्ट्रक्चर है जो हमारे कार्टिलेज और बोन्स के बीच में रहता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। विटामिन सी का रोल आयरन एब्जॉर्प्शन में भी है, तो एनीमिया हो सकता है विटामिन सी की कमी से। अपार्ट फ्रॉम दैट, cardiovascular complications, and vitamin C also acts as an antioxidant. So the major sources of vitamin C, जितने भी यूजुअली ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, दे आर ऑलवेज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे कि अपना शिमला मिर्च हो गई, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्रोकली है, पाइनएप्पल, टोमेटोज, पपाया, ऑरेंजेस, केल इज अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ पालक ओनली। Vitamin C deficiency can affect bone health. It can cardiovascular complications patient को हो सकते हैं। Apart from that, ऐसा देखा गया कि विटामिन सी डेफिशिएंसी से जो बीमारी है जिसको स्कर्वी बोलते हैं, ये भी सेलर्स में ही फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ कि जो सेलर्स लंबे समय तक समंदर में रहते थे, उनको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट जूस कुछ भी नहीं मिलता था। तो इसमें क्या होता है, गम हाइपरट्रोफी हो जाती है। जो हमारे गम्स हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है बिकॉज ऑफ कोलेजन डिसऑर्डर, एंड गम से ब्लीडिंग होने लगती है। साथ में विटामिन सी, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, तो पेशेंट को माइक्रो हिमरेजिक स्पॉट्स, पिन पॉइंट हिमरेजिक स्पॉट्स स्किन के नीचे, हिमरेजिक स्पॉट्स, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ये सब चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। Okay, so now we have covered the vitamin part, and we'll come to the mineral part. Micronutrients में vitamins and minerals. So minerals में हमारे पास basically हमने divide किया है macro और micro minerals में। Macro minerals वो minerals हैं जिनका जो recommended daily allowance मतलब रोज कितनी मात्रा में वो मिनरल आपको डाइट में लेना चाहिए। Macro are those जिनका RDA is more than 100 milligrams per day, and micro are those जिनका RDA is less than 100 milligrams per day. We'll discuss the few important minerals which are necessary for the normal function. तो कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम मैक्रो मिनरल है। कैल्शियम को आप लोग बहुत सारे रूप में जानते हैं। कैल्शियम चौक के रूप में जानते हैं, चूना जिससे पुताई होती थी वो भी कैल्शियम है। जो लोग खैनी खाते हैं और वो पान के साथ चूना खाते हैं वो भी कैल्शियम है। तो कैल्शियम कंस्टिट्यूट्स अबाउट 2% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब कैल्शियम ऑलमोस्ट बॉडी में 1200 से 1400 ग्राम कैल्शियम हमारे पास है, जो 98% बोन्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। उसके अलावा जो ब्लड और सेल्स में कैल्शियम है वो आयनिक और आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इन दैट डिटेल। तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है, वो जो भी कैल्शियम हम इनटेक करते हैं उसका 20 to 30% ही हमारे आंतों से नॉर्मली एब्जॉर्ब हो पाता है। एंड एज यू कैन सी, एनहांसिंग एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी एंड हाई प्रोटीन डाइट विल ऑलवेज एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के साथ अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। थिंग्स दैट रिड्यूस, कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ अगर आप चाय लेते हैं, ऑक्सैलेट्स, मतलब पत्ता गोभी में ऑक्सैलेट्स फाइटेट्स होते हैं, आलमंड्स में ऑक्सैलेट्स फाइटेट्स होते हैं, अगर आप ये चीज़ें लेते हैं, हाई फाइबर कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ ले रहे हैं, तो आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें कि काऊ मिल्क हमारा सबसे मेन सोर्स है। Okay, so other major source of calcium is egg and fish, and water is also a very important source for micronutrients. But since the advent of the RO system, जब से RO system आया है, all the micro minerals ये RO में filter out हो जाता है, and we don't get any supplementation from water. So now we are compelled to take
pharmaceutical supplements. मेरी स्लाइड नहीं चेंज हो रही है, मैं 2 मिनट। अभिजीत आप स्लाइड पे एक बार क्लिक कर दो, स्लाइड के ऊपर एक बार टैप कर दो, फिर वो चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू। So as you see, recommended daily ICMR के recommended daily allowance for calcium, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप और चिल्ड्रन, उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है 500 to 600 मिलीग्राम्स पर डे, और जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन है उसमें रिक्वायरमेंट हाई है 1000 milligrams per day to cope up with the need of milk production. And when the fetus is formed, so 30 grams of calcium is used by the fetus as well. Normal adult human will require almost 400 to 500 milligrams of calcium per day. कैल्शियम इंपॉर्टेंट है बोन हेल्थ में, दांतों में, जो हमारे दांतों में डेंटाइन और एनामल होता है उसके फॉर्मेशन में। कैल्शियम इज अ वेरी मेजर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, मतलब जो हमारी हार्ट की मेम्ब्रेन है, कार्डियक मेम्ब्रेन्स हैं, और भी बहुत सारी कोशिकाओं की जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसको स्टेबलाइज करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, nerve conduction में there are many roles of calcium and also as a cofactor in various enzymes. So calcium deficiency से जो हमारे पास disorder है, mainly that is osteoporosis and fractures. As you can see in this picture, this is a scan of a रीढ़ की हड्डी का स्कैन है, जिसमें कि ये नॉर्मल बोन है। इसमें आप देखिए नॉर्मल बोन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, और ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है जिसमें से बीच में से कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स गायब हो गए। तो दैट्स व्हाई ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। ज़रा सा स्ट्रेस पड़ेगा बोन पे और बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा। एंड ये मोर कॉमन होता है वेट बियरिंग बोन्स में। वेट बियरिंग बोन्स मतलब वो बोन्स जो वजन उठाती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई, कूल्हे की हड्डी हो गई, जांघों की हड्डियां हो गई, तो इसमें ये कॉमन है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस। एंड ऑस्टियोपोरोसिस मेजर सिम्टम्स, लो एनर्जी फ्रैक्चर्स, हाइट लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। क्या है, ये रीढ़ की हड्डियां दब जाती हैं, कंप्रेशन हो जाएगा। तो जब कई हड्डियों का कंप्रेशन या फ्रैक्चर हो जाएगा तो ओवरऑल हाइट ऑफ द पेशेंट कम हो जाएगा, हाइट लॉस। बोन पेन्स, जॉइंट पेन्स, बैक एक्स। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, मोस्टली 85% बोन्स में ही प्रेजेंट होता है और दांतों में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में और ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स। मेजर सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश। वेजिटेबल्स में एनिमल सोर्सेज से थोड़े कम अमाउंट में फॉस्फोरस है। उसके अलावा सीरियल्स, पल्सेस और नट्स में फाइटिक एसिड होता है। एंड फाइटिक एसिड बेसिकली इज द यू कैन से it is important for the metabolism and of phosphoric acid. तो phosphorus के assimilation में उसकी आवश्यकता पड़ती है। As per the WHO, the phosphorus requirement specifically कहीं भी नहीं दिया गया है, but various other groups have suggested that the intake of calcium and phosphorus should be in a ratio of 1:1. मतलब अगर आप एडल्ट में 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे की बात कर रहे हैं, तो सेम एडल्ट में 400 to 500 मिलीग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस पर डे, एक्सेप्ट फॉर इन्फेंसी। मतलब बच्चा जब 1 साल से छोटा होता है, इन दैट केस द रेशियो इज 1:1.5। फॉस्फोरस का मेन फंक्शन बोन हेल्थ में है, दांतों के हेल्थ में है। उसके अलावा जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है, और फॉस्फोरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर डीएनए। तो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स और डीएनए को भी मेंटेन करने में फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल है।
नेक्स्ट माइक्रो एलिमेंट इज आयरन। आयरन से सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। बॉडी में आयरन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, हीम के रूप में प्रेजेंट होता है। आयरन फेरिक और फेरस दो फॉर्म्स में होता है, जिसमें से फेरस फॉर्म जो है वो हमारा हाथों से, गट से एब्जॉर्ब होता है, especially from the duodenum and jejunum, that is the upper intestine. आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का प्रेजेंट होना जरूरी है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज where we have iron deficiency anemia, especially in pregnant and lactating females. So अगर आप recommended daily allowance of iron देखेंगे तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में इट इज़ 35, उसके अलावा 35 मिलीग्राम्स पर डे, उसके अलावा लगभग 20 मिलीग्राम्स पर डे है। एडल्ट मेल में 17 है, बिकॉज फीमेल्स विल रिक्वायर एक्स्ट्रा आयरन फॉर टू कोप अप विद द मेंस्ट्रुअल लॉसेस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने वाला तत्व, मायोग्लोबिन मसल में ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला तत्व, बहुत सारे हमारे एंजाइम्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इन सब में आयरन का इम्पोर्टेंट रोल है। मेजर सोर्सेस जो आपको हीम सोर्सेज हैं, मतलब जो एनिमल सोर्सेज से आएंगे वो हीम के फॉर्म में आएंगे बिकॉज ब्लड की वजह से। तो लिवर, मीट, पोल्ट्री एंड फिश ये हीम सोर्सेज हो गए। नॉन हीम सोर्सेज ये वेजिटेबल सोर्सेज होंगे, जैसे गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली डेट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे नट्स हैं जो आयरन के सोर्सेज हैं। एक्सेसिव आयरन से एक बीमारी होती है जिसको हीमासिड्रोसिस बोलते हैं, जिसमें एक्सेसिव आयरन का डिपोजिशन हो जाता है लिवर में और भी बहुत सारे अंगों में, पेनक्रियाज में डिपोजिशन हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाएगी। लिवर में डिपोजिशन विल लीड टू लिवर सिरोसिस एंड सो। आयरन डेफिशिएंसी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए वी हैव टू टेक ओरल आयरन सप्लीमेंट्स और इंजेक्टेबल आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेसिकली पेशेंट थकान, सुस्ती, काम करने का मन नहीं कर रहा है, और थोड़ा सा एक्सर्शन करने पे सांस का फूलना, ये सारी दिक्कतों के साथ प्रेजेंट करेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इफ़ यू सी, दिस इज 2016 डेटा, प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन, we are one of the leading countries in the world, but yet if you see the prevalence of anemia in pregnant women in 2016, India ranks 50 to 60% of our pregnant females are still iron deficient when they are pregnant. I think we should take this into account, and that's why अब gynecologist iron supplement and folate supplement हमेशा साथ में देते हैं। I will skip out the few things. जिंक पे आ जाते हैं। जिंक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कोविड में। जिंक इज़ द थर्ड मोस्ट ट्रेस एलिमेंट इन द बॉडी, ये थर्ड मोस्ट अबेंडेंट मात्रा में प्रेजेंट होता है। जिंक का मेजर फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन के इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, उसके अलावा डीएनए के साथ बाइंड करके इट हेल्प्स आल्सो इन डीएनए सिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव डैमेज को रिड्यूस करना। तो जिंक डेफिशिएंसी के मेजर फीचर्स हैं हेयर लॉस, नेल्स, ब्रिटल नेल्स, नाखून का टूटना, एरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड डिक्रीज लिबिडो, आँखों में ड्राइनेस ऑफ आइज, ब्लरिंग ऑफ विजन, उसके अलावा टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ड्राई स्किन, एक्ने and loss of hair. So major sources of zinc, as you can see, there are so many seeds that are very good sources of zinc. Watermelon seed, almonds, apart from that pumpkin seeds, cashews, spinach, asparagus. So there are non-veg sources as well as vegetarian sources. So no vegetarian person can say कि मुझे micronutrients की कमी है because I am a vegetarian. बिकॉज अभी तक हमने जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे, चाहे वो वाइटामिन हो चाहे मिनरल्स,
Almost all have vegetable sources except for vitamin B12. Next is iodine. Iodine, we are well aware because हम जिस बेल्ट में रहते हैं गोरखपुर बेल्ट में, this is a per se iodine deficient belt. और अब तो बिकॉज ऑफ फोर्टिफाइड सॉल्ट, नमक में जो आयोडीन ऐड करते हैं उसकी वजह से गोइटर का इंसिडेंस बहुत कम हो गया है, घेंघा रोग, बट पहले ये इंसिडेंस बहुत हाई हुआ करता था। तो आयोडीन का मेजर फंक्शन थायराइड ग्रंथि जो यहाँ गले में होती है, थायराइड ग्लैंड, उसके नॉर्मल फंक्शन में, थायराइड हार्मोन के नॉर्मल प्रोडक्शन में आयोडीन का मेजर रोल है। These are the recommended daily allowance. Preschool children 90 micrograms, adults 150 micrograms, and pregnancy and lactation 250 micrograms. Major sources of iodine. Now the major source is iodized salt. Apart from that, milk, white bread, strawberry, eggs, shellfish, kelp is a kind of seaweed, टूना एंड चीज। सो आयोडीन अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो थायराइड ग्लैंड अधिक हार्मोन कभी कभी प्रोड्यूस करने लगता है, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। अगर आयोडीन कम मात्रा में मिले तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है गोइटर। उसके बाद अगर वो पेशेंट एक्यूट थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाए तो पेशेंट कभी कभी कोमा में भी जा सकता है, जिसको हम मिक्सइडिमा कोमा कहते हैं। और नॉर्मल आईक्यू, नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, इन सब के लिए थायराइड हार्मोन और आयोडीन अति आवश्यक है। आई थिंक नाउ वी आर अप्रोचिंग द इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी तक तो बिकॉज मुझे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताना था तो विटामिन्स और मिनरल्स मेजर मैंने आपको कवर किया कि सोर्सेस क्या हैं, उनसे मेजर बीमारियां क्या होती हैं। बट नाउ वील टॉक अबाउट द डे टू डे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थिंग्स। तो बैलेंस डाइट, दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉपिक जो आज हम कवर कर रहे हैं, दिस एसेंशियली डज नॉट अप्लाई ओनली टू द डायबिटिक पेशेंट। दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट अप्लाइज टू एवरीवन। एक हेल्दी लिविंग के लिए, एक हेल्दी डाइट को कंज्यूम करने के लिए everybody should apply all this information in their diet and change the diet accordingly. So what is a balanced diet? Balanced diet हमारा वो है जिसमें एक, देखिए, मेजर पोर्शन तो अनाज से बन रहा है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है इस पिरामिड का सिर्फ बेस हमारा ग्रेन्स है। ऊपर का बाकी सारा constitutes of vegetables, fruits, animal sources, meat, fish, eggs, milk and milk products, and fats and oil. So usually what we do in the Indian setup कि हम जल्दी जल्दी में सिर्फ ये अनाज वाला पोर्शन कंज्यूम करते हैं और बाकी का ऊपर का गायब हो जाता है। That is leading to micronutrient deficiency. So balanced diet is one in which the total calorie intake, this is a generalized calorie intake क्योंकि according to the activity levels calorie intake will vary. So the total calorie intake is less than 2000 kilocalories per day. उसमें से इस एनर्जी में से जो 2000 किलो कैलोरी पर डे की एनर्जी है, इसमें से 50 to 60% ऑलमोस्ट 1100 किलो कैलोरीज आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 300 किलो कैलोरीज प्रोटीन से आना चाहिए और ऑलमोस्ट 600 किलो कैलोरीज फैट से आना चाहिए। इसमें भी आपको ख्याल ये रखना है कि अगर फैट है तो वो ट्रांस फैट ना हो और सैचुरेटेड फैट्स ना हो। इट शुड बी मोस्टली फ्रॉम मोनो एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड मूफा एंड फूफा, पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दिस इज द प्लेट मेथड इन डायबिटीज। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं मैं सबको ये प्लेट मेथड बताता हूँ। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन कटिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट इंटेक। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जब अपना कार्बोहाइड्रेट मतलब अनाज किसी भी रूप में, चाहे वो ब्रेड के रूप में हो, चाहे वो पास्ता के रूप में हो, चाहे वो बर्गर के रूप में हो, आप जब अनाज स्टार्च को कट डाउन कर देंगे
तो आपका शुगर अपने आप ग्लाइसेमिक प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाता है और ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स और इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है एंड इट ऑल्सो लीड्स टू वेट लॉस. So half of the plate should always be filled with fibers, green leafy vegetables, fruits. Then 1/4 should be filled with animal based products. अगर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं तो प्रोटीन के सोर्सेज में पनीर ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं. एंड ओनली 1/4 शुड बी कवर्ड विथ स्टार्च, दैट इज ग्रेन्स. बट हम क्या करते हैं, आधा चावल ले लेंगे, उसमें 3 रोटी ले लेंगे, साथ में 1 कटोरी सब्जी ले लेंगे. तो व्हाट वी डू इन नॉर्मल डेली लाइफ इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट शुड बी डन आइडियल. These are some fruits. I have put this slide because diabetes में patient always ask कि कौन सा फल खा सकते हैं. So as you can see, these fruits, इसमें नीचे इसकी calories दी गई है per 100 grams. If you want, you can take a snapshot of this slide. So इसमें हर fruit की calories दी गई हैं per 100 grams. तो आप देखिए इसमें बनाना की calories high हैं, dates की calories high हैं, blueberries, peach, grapes, mango. These are the fruits that we always ask the patient to avoid. Apart from that, apples, berries, strawberry, raspberry, these are the fruits. देखिए strawberry में सिर्फ 30 किलो कैलोरी है per 100 grams and it will give you a lot of micronutrients along with antioxidants. उसी प्रकार से वाटरमेलन है, वाटरमेलन में आप देखिए तरबूज में सिर्फ 32 किलो कैलोरीज है per 100 grams. So you can refer to this when you want to know what fruit to take. So now the question arises, are we eating enough fruits and vegetables? And the answer is no. In a survey done by the National Nutrition Monitoring Bureau, it was found that the intake of micronutrients in 70% of our population is less than 50% of the recommended daily allowance. यानी हमारी 70% आबादी जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके 50% RDA से कम कंज्यूम करती है. This will lead to a condition called hidden hunger. Now we are introducing the concept of hidden hunger. Hidden hunger क्या है? आपने पेट तो भर लिया, पेट की आग बुझा ली, चावल खा लिया, दाल खा लिया, पेट भर गया हमारा, या बर्गर खा लिया, 2 कैन कोका कोला पी लिया, पेट भर गया जी. KFC पे चिकन विंग्स खा लिए, पेट भर गया. बट आपकी बॉडी का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिमांड है क्या वो फुलफिल हुआ? नहीं हुआ. सो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी प्रिवेल करती है, पेट भर गया आपका, बट द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दैट प्रिवेल्स is hidden hunger. It is the hunger of the body tissue for the essential micronutrients which you are not fulfilling. और causes क्यों है hidden hunger? Causes क्या है? आप देखिए, continuous consumption of starchy food, high carbohydrate food, high glycemic index food, lack of balanced diet. कि वो जो हमने पीछे balanced diet का slide देखा, follow नहीं करते हैं हम लोग. डाइवर्सिटी नहीं है हमारे फूड में, एक ही टाइप का भोजन खाई जा रहे हैं. देयर इज अ वेरी गुड डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट. मोस्ट ऑफ द you can go on Google and search Mediterranean diet, which is really very good. So now how to combat the micronutrient deficiency? So hidden hunger has a lot of implications ranging from all age groups. बच्चों में लो बर्थ वेट, हाई मोर्टेलिटी, छोटे बच्चों बेबीज में. फिर उसके बाद चाइल्डहुड में इट विल लीड टू स्टंटिंग, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन. एडोलेसेंट्स में सेम, लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क. तो इवेंचुअली इट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज वेल. स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट फीमेल्स, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है because they have to fulfill the needs of the developing fetus, lactating females and elderly persons, children and patients with chronic illness like
chronic liver disease, cirrhosis patients, CKD patients, diabetes patients. So this is a slide that shows the hidden hunger crisis in the world. Isme, if you see, India, the magnitude of hidden hunger is alarmingly high. एंड पीछे हमने स्लाइड में देखा नेशनल न्यूट्रिशन ब्यूरो के सर्वे में that 70% of our population is taking less than 50% of the RDA suggested for micronutrients. So there is a high time to bring a change in the diet, high time to change the kitchen, and I would appeal to everyone that it's not just the diabetic patient who needs to change the diet. डाइट तभी चेंज होगा जब आप उस पूरे घर का किचन चेंज करेंगे, उस घर का लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, ईटिंग हैबिट्स चेंज करेंगे, एंड इसमें each and every family member will have to play a major role. So how to combat hidden hunger or micronutrient deficiency? So by diversifying the food that we eat, like in this slide you see these two dishes are giving the same amount of energy in the form of kilocalories. But एक है कि आपने सिर्फ चावल खा के या चावल दाल खा के पेट भर लिया, दूसरा है आपने अपना फूड को डाइवर्सिफाई किया, मतलब आपने उसमें थोड़ा सा सैलेड लिया, उसमें थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल डाला, थोड़ा लेटस भी डाल दिया, थोड़े से नट्स डाल दिए, थोड़ा स्पिनच ऐड कर दिया, चीज़ ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से उसको ड्रेस कर दिया. So that will fulfill the need of micronutrients, diversifying the food. Second is fortifying the food. Fortifying the food, government is doing at a large scale. Most of the things that we eat are now fortified. जैसे हमारा salt, iodine fortified होता है, even breads, almost all the things. आटे के पैकेट पे आप कुछ भी चीज़ उठा लीजिए, हर चीज़ के पैकेट पे लिखा रहता है fortified with vitamin A, fortified with vitamin D, vitamin E, so on and so forth. Third is biofortification. What is biofortification? जेनेटिक लेवल पे जो अनाज है उसमें मॉडिफिकेशन करना. विटामिन ए डेफिशिएंसी में ये देखा गया कि जो चिकन होते हैं, चिकन, दोज चिकन दैट वी आर ईटिंग अनपॉलिश्ड राइस, मतलब ब्राउन राइस, पॉलिश किया हुआ, बिना पॉलिश किया हुआ राइस जो चिकन खाते हैं, दे आर हेल्दियर देन द चिकन दैट ईट पॉलिश्ड राइस, बिकॉज वंस यू पॉलिश द राइस तो उसके ऊपर का जो हस्क होता है, जो कवरिंग होती है, वो हट जाती है, तो ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट. So to combat with the vitamin A deficiency, the government of India has produced a hybrid rice which is by the name of golden rice. The golden rice is rich in vitamin A. So this is a type of biofortification. Then the last and the most important thing is behavioral change. आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपना फूड हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा, ओवरऑल बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा टू गेट टू अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड. एंड obviously in today's world we all are taking the help of supplements, whether be it in the form of zinc acetate, 50 milligrams of zinconia or 500 milligrams of limsi, सब लोग खा रहे हैं. But one important thing, most of the seeds जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, most of the seeds are very important and a good source of micronutrients, be it minerals or vitamins. And इसमें एक major important seed है chia seed. Chia seed is full in, आप देख सकते हैं, और many vitamin B complexes and many micro minerals. साथ में it will also provide you with fiber, so it will increase the fiber load. जो patients जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, flatulence के patients, उसमें ये बहुत हेल्प करता है. सैटिस्फैक्टी क्रिएट करता है, तो आप कम अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं एंड इवेंचुअली यू लूज वेट एंड इम्प्रूव योर ग्लाइसेमिक प्रोफाइल, लोअर योर डायबिटीज मेडिकेशंस, एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स. सो एज़का मार्केट्स चिया सीड्स. With that, I would like to end up today's discussion. Thank you, and I would like to welcome all questions.
Thank you, Dr. Abhijit, for this very nice presentation. I would also like to welcome Dr. Deepak Jumani, sir. He is a leading sexologist from Mumbai, practicing at Jaslok Hospital. I can see that he has joined the meeting. वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर जुमानी। बंधुओं, आज हमारे साथ मुंबई से इस पूरे विश्व, देश के ही नहीं बल्कि विश्व के एक प्रख्यात सेक्स रोग विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक जुमानी साहब जुड़े हुए हैं अपना आशीर्वचन देने के लिए हम लोगों को, और ये कुछ अपनी बातें भी रखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता जी को किसी इमरजेंसी की वजह से बीच में ही जाना पड़ गया है, तो हमारे बीच में नहीं है इस समय, वो अपने इमरजेंसी ड्यूटी पे निकल गए हैं। तो आपने ये देखा कि सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी वो तत्व जो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिनसे पेट तो नहीं भरता लेकिन हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, नर्व्स, ग्रंथियां, हार्मोन प्रोडक्शन, इनकी जो प्रक्रिया चलती है मेटाबॉलिक, उसकी क्षुधा पूर्ति के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। और अगर इसकी पूर्ति ना हो तो शरीर एक हिडन हंगर, एक छुपे हुए भूख के रूप में जीता है, और फिर उसका परिलक्षण तमाम तरह के लक्षणों से होता है कि पैरों में सूनापन हो रहा है, या बाल गिर रहे हैं, या स्किन रुकी रहती है, या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तमाम तरह, या आदमी सुस्त रहने लगता है, पता लगा कि थायराइड हार्मोन प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहा। इस तरह से फिर ये जो हिडन हंगर है, ये अन्य रूपों से अपने आप को सामने लाता है। अब मैं पहले तो डॉक्टर जुमानी साहब को निवेदन करूंगा कि अनम्यूट करके अपनी बात रखें, कुछ वो अपने हिसाब से इसमें जोड़ना चाहें, इसको और एनरिच करना चाहें आज के इस टॉक को। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, डॉक्टर जुमानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव योर ब्लेसिंग्स। तब तक डॉक्टर जुमानी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो जब तक वो, हाँ, तब तक आप लोगों में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ और जिज्ञासा है, कुछ और बात जानना चाहते हैं, इस पूरे टॉक में कोई बात आपके नहीं समझ में आई, आप उसको फिर से जानना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने प्रश्न को रखें। अनुपम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ। हाँ, आई एम ऑडिबल? या सबसे पहले तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन करा है, और मैं 40 साल पहले चला गया जब कभी CPMT की तैयारी के लिए ये टॉपिक पढ़ा करता था। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अभिजीत ने PPT बना के प्रेजेंट किया है, रियली इट इज अप्रिशिएबल। और हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं डॉक्टर अभिजीत को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने देखने में तो मेरे सन्नी लग रहे हैं। मैं कभी मिला नहीं हूँ, गोरखपुर में 5 साल से दिल्ली में ही हूँ, लेकिन बहुत ही कायदे से आपने पढ़ाया, और जिज्ञासा मेरे में कर दी आपने कि मैं आज बुक उठा करके फिर से इसके बारे में पढूं, जो कभी 40 साल पहले पढ़ा था। और बहुत सारी चीजें, जैसे पिरामिड जब मैंने देखा तो उसमें नॉन वेज ऊपर से थर्ड में जा रहा है, नीचे सारे ग्रेन्स हैं, देन वेजिटेबल्स हैं, फिर वो आ रहा है, और हम लोग पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं यही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको खूब खाओ। ऐसा नहीं है। इसको देखने से ये लगा कि सबसे जरूरी चीज जो हमारे लिए है वो दैट इज ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने दिल्ली में मैंने देखा गुप्ता जी कि यहाँ पे ब्रोकली बहुत बिकता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस आज आपकी इस लेक्चर से मेरे को मिली कि हम लोग हालांकि देखते हैं हमेशा मार्केट में, लेकिन कभी खरीदने की इच्छा नहीं हुई, कि गोभी अच्छा लगता है अपने को, लेकिन ब्रोकली यहाँ पे बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत चाव से लोग खरीदा करते हैं। तो वंस अगेन मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और रियली आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू ज्वाइन दिस लेक्चर टुडे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी इस उत्साहवर्धक शब्दों के लिए। विनोद सिंह जी बनारस से जुड़े हुए हैं और जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। मैं विनोद जी चाहूंगा आप अनम्यूट करके अगर कुछ अपने विचार रखें।
क्योंकि निश्चित रूप से आप शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं, लेकिन वेगन तो नहीं होंगे। दूध से आपको परहेज नहीं होगा, मैं जानता हूं। दूध और दूध से बने पदार्थ तो आप लेते ही होंगे। कुछ ऐसे भी शाकाहारी होते हैं जिनको हम वेगन बोलते हैं, जो दूध से बने पदार्थ यानी एनिमल सोर्स का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते। और अभी आपने देखा इस पूरे व्याख्यान में कि बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, B12 है, ये सारी कैल्शियम है, जो एनिमल सोर्स के प्रोडक्ट हैं, ये काफी रिच सोर्स हैं। तो विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप शुद्ध शाकाहारी हैं, आप इन कमियों को अपने आहार में कैसे पूरा करेंगे? या आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? ऐसे सीधे बोले सुनाई देगा? बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं, आप ऑडिबल हैं। चलिए, आप सभी को प्रणाम। आपको विशेष धन्यवाद, आपने जोड़ा। और बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ कृपा करे वो और भी आगे जाए। उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, ये सारी चीजें मेडिकल की चीज को छोड़ के मैं पढ़ाता रहा हूँ। मेरे लिए नया कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि बॉडी में क्या डिफॉर्मिटी होती है, अगर डिफिशियंसी हो तो, वो हम लोग नहीं पढ़ा है। तो वो इंफॉर्मेशन हमको नई लगी और अच्छी लगी कि अगर ये चीजें हम रेगुलर नहीं लेते हैं तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ये जो भी सूचना थी मेडिकल वालों के लिए नई नहीं रही होगी, और जनरल पब्लिक है उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हम एक्चुअली खाते क्या हैं और उसका होता क्या है। भारत में चावल दाल रोटी सब्जी तो दुनिया खाती है, सुबह शाम खाती है, लेकिन सलाद खाने का सिस्टम गांव में अब भी नहीं के बराबर है। हम गांव के रहने वाले ठीक है, आज शहर में रह रहे हैं, लेकिन गांव में आलू और प्याज के अलावा सब्जी में कुछ मिलता ही नहीं। उतनी हरी सब्जी कोई गांव वाला खाए क्या? न तो कोई पैदा करता है। शहर में भी रुझान बहुत कम है। और जैसा कहा अभी डॉक्टर साहब ने पहले, सब लोग नॉनवेज को समझते हैं बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, प्रोटीन के लिए अच्छी चीज है, बाकी चीजों के लिए भी है, लेकिन केवल उससे सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं है। और आलोक, तुम जानते हो, बड़ा बेटा चाइना में रहता है, वहां सब नॉनवेज खाते हैं, लेकिन एक चीज उनकी बड़ी अच्छी है कि वो नॉनवेज के साथ उतनी ही हरी सब्जी उबली हुई खाते हैं, एक साथ खाते हैं। इसने बताया, और एक दो दिन की बात नहीं, ये 5 साल से वहां रह रहा है। तो नॉनवेज के साथ हमें क्या खाना चाहिए, ये वहां से सीखा, जो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। भारत में नॉनवेज के साथ सब्जी उबली हुई कौन खाता है? शायद कोई रेयर होगा, 1-8 लाख में खोजने पे मिले। तो हर देश का अपना एक सिस्टम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना देश बहुत गर्म देश है, और यहाँ पे एक्चुअल बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। तो तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मेरा कंपनसेटरी है दूध। ऐसा कोई दिन जीवन में नहीं गया जब मैंने रात को 1 गिलास दूध न पिया हो, बचपन से आज तक। और बीच में तुम जानते हो कि मैं गाउट पेशेंट भी हो गया, तो हमको खट्टी चीजें छोड़नी पड़ी। तो एक तरह से विटामिन सी की डिफिशियंसी भी हुई, जिसको मैं विटामिन खा के पूरा करता रहा, क्योंकि पढ़ा था, जानता था कि मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन आम आदमी क्या खाए, इसकी एग्जैक्ट डाइट तो हमें कहीं मिली ही नहीं, कहीं पढ़ने को नहीं मिली कि हम रोज क्या खाएं कि स्वस्थ रहें। इसकी आज बहुत जरूरत है। आम आदमी बिल्कुल नहीं जानता, तो जो मन आता है खाता रहता है, या जो महिलाएं घर की बनाते हैं वो खाता रहता है। तो बैलेंस डाइट मेडिकली एक अलग चीज है जी। और जैसा बच्चे ने कहा अभी, अभिजीत ने, कि आप मेडिकली एक पिरामिड बना लो, चलो ठीक, वो मिलेगा कहाँ आम आदमी को? वो पाएगा कहाँ? तो बहुत भला हो जाएगा सबका, जो जुड़े हैं, उनसे जुड़े पता नहीं हजारों लोग हैं, हमसे जुड़े जितने हैं, सब तक ये बात जाएगी कि हमको रोज सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए, बदल बदल के क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, शाम के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, और रात को सोते समय क्या खाना चाहिए। ये अगर चार्ट मिल जाए तो सबका भला हो जाएगा, बड़े ढंग से भला हो जाएगा। नहीं, आई वुड लाइक टू रेज अ पॉइंट हियर। आप जो कह रहे हैं दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल। चाहे वो एक डॉक्टर हो या वो एक डाइटिशियन हो, हम, जैसा मैंने इस प्रेजेंटेशन में दिखाया, वी कैन टेल यू द सोर्सेज कि वेजिटेबल सोर्सेज ये हैं, प्लांट सोर्सेज, वेजिटेबल सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज हैं, मेजर नट्स एंड सीड्स कौन से लेने। बट आपको नाश्ते में क्या खाना है, आपको इडली खाना है या आपको उपमा खाना है, वो आपको डिसाइड करना है। सी दैट हैज टू बी कस्टमाइज्ड। वो मैं नहीं कह रहा हूँ,
मैं that बैलेंस has to be customized by the patient कि ये मतलब आपको एक मेजर चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे half of the diet should be vegetables and salads and fibers, एक चौथाई should be cereals and starchy products and 1/4 should be protein, अब चाहे वो animal protein हो या वो plant protein हो। ये एक मेजर आपको अगर दिमाग में आप ये मोटा मोटा बना के चलेंगे तो आई थिंक जब भी आप अपना प्लेट सर्व करेंगे तो यू विल टेक केयर ऑफ दैट कि मैं इसमें सैलेड ले लूं, मैं इसमें स्प्राउट्स ले लूं या मैं इसमें एक ही इडली खाऊं। आई थिंक दैट वुड हेल्प। नहीं, बिल्कुल तुम्हारा कहना आपकी जगह बिल्कुल सही है। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। खाना मैं नहीं बनाता हूँ, पहले मेरी माँ बनाती थी, अब मेरी पत्नी बनाती है, बहू बनाती है। अब वो जो बना के देंगी, खाना हमारी मजबूरी है। उनको मैं कैसे बताऊं कि ये चीजें बननी है? प्रॉब्लम यहाँ पे है। मुझे क्या खाना है ये चीजें मैं समझ रहा हूँ, मैं उनको कैसे समझाऊं? क्या कहूँ कि क्या बनना चाहिए? विनोद जी आप परिवार में सामंजस्य स्थापित करें, पत्नी से संवाद करें, बात किया करें तो आप समझा पाएंगे। आप पत्नी से बात ही नहीं करेंगे तो आप नहीं समझा पाएंगे। आपको हर चीज पता, आप अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर होकर रिटायर हुए हैं, आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा पत्नी को? आप तो जान रहे हैं ना। तो पत्नी को बताएं किस तरह से बनाओ, ये करो, मुझे ये चाहिए, इसमें ये जोड़ो, ये घटाओ। और कौन बताएगा? कोई डॉक्टर आपके घर पे जाके आपकी पत्नी को नहीं समझाने वाला। वो लिस्ट में आपका कर्तव्य है, आप जागरूक हैं, आप अपनी पत्नी को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, आपका बच्चा अपनी पत्नी को समझाए, अपनी माँ से डिमांड करे। कह रहे हैं कि वो लिस्ट चाहते हैं तो ठीक है, मेरे पास एक डाइट चार्ट है, मैं आपको तकिया के नीचे वो मैंने मेरे हर मरीज को मैं एक लिस्ट देता हूँ और वो लिस्ट को मोड़ करके तकिया के नीचे रख के सो जाता है। अगली बार आता है फिर एक डाइट चार्ट मांगता है। पूछो पिछली बार तो आपके पर्चे पे नोट किया हुआ कि डाइट चार्ट गिवन, वो कागज कहाँ गया? कैसा? वो तो रखा हुआ तो है। सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हाँ, डॉक्टर जुमानी जुड़ गए हैं और मैं डॉक्टर जुमानी सर का स्वागत करता हूँ। आप कुछ बताना भी चाह रहे थे, कुछ पूछना भी चाह रहे थे सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी हम सभी को। आप देश के प्रख्यात सेक्स रोग विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट हैं और मैं डॉक्टर जुमानी आपका स्वागत करता हूं। आप कृपया अनम्यूट करके अपने आप को अपनी बात रखें। सर जी, जैसे आपने बताया ना कि मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे डाइटिशियंस हैं जिनकी डाइट प्रिस्क्रिप्शन हर एक पेशेंट को मिलती है, लेकिन कोई भी पेशेंट एक डाइट को अडियर कर नहीं सकता है फॉर लाइफ टाइम। अब मैं आपको एक डाइट दे दूं, भाई सुबह 8 बजे आप ये खाओ, 9 बजे ये खाओ, 10 बजे ये खाओ, 11 बजे और ये मत खाओ, ये नहीं खाओ, ये पॉसिबल नहीं है अडियर करना किसी भी डाइट को। जैसे डॉक्टर सिंह बता रहे हैं कि मुझे एक डाइट दे दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, तो वो बहुत मुश्किल है फॉलो करना। और देखा गया है कि किसी ने भी कोई डाइट 100% अडियर करी नहीं है। हर एक डाइट अच्छी होती है, एटकिंस डाइट अच्छी है, ये डाइट, सब डाइट्स अच्छी होती है, लेकिन उसको अडियर करना बहुत ही, इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू अडियर टू एनी पर्टिकुलर डाइट। मेरे हिसाब से आफ्टर द एज ऑफ 30 व्हेन वी एज, हमें पता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर मोर्टेलिटी, बी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड cholesterol, obesity, whatever be the reasons. These are the main reasons why we fall sick or why we die. तो उसके लिए एक ब्लैंकेट हमारे पेशेंट्स को बताना बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट के अंदर 30 साल के बाद अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, तो आप SOS को कट कर दें आपकी लाइफ से अप टू 50% से भी और कम। अब SOS क्या है? पहला SOS का S है सॉल्ट। आप सॉल्ट कम कर दीजिए आपके डाइट के अंदर, बिकॉज वी नो सॉल्ट इज द रीजन व्हाई मेनी पेशेंट्स गेट हाइपरटेंशन, दे हैव टू टेक मेडिसिन्स फॉर लाइफ टाइम, इट्स अ किलर एंड मेनी डू गेट सेक्सुअल डिसफंक्शंस बिकॉज ऑफ दैट। देन द सेकंड SOS का O है ऑयल, जिससे डिसलिपिडीमिया हो जाता है, और वी नो इट्स मेडिसिन्स हैव टू बी, statins have to be taken lifetime, and again it's a killer. And last S is sugar. We know it get diabetes and patients can have to take medicines for lifetime, and it's a killer and it also causes sexual dysfunctions. So अगर आप उनको बता दीजिए कि भाई ये 3 चीजें आप कम कर दीजिए और फाइबर आपके डाइट में बढ़ा दीजिए, प्रोटीन्स एंड फाइबर बढ़ा दीजिए, तो ये सिंपल ब्लैंकेट फॉर्मूला हो जाता है सबके लिए। अब प्रोटीन्स किस में है, फाइबर किस में है, ये इतना ज्ञान तो हम सबको है ही। तो उस हिसाब से पर्सनली जो भी प्रोटीन्स हमें सूट हो, जो भी फाइबर
हमें सूट हो, जो भी सलाद हमें अच्छा लगता हो, तो दैट वी नीड टू टेक. एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर एज फार एज डाइट इज कंसर्न. जैसे अभिजीत ने भी बताया, सर ने भी, आलोक जी ने बताया कि कोई प्रिस्क्राइब डाइट को आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे. आपके कस्टमाइज करके भी हम आपको देंगे तो आप नहीं कर पाओगे. हमारे यहाँ डॉक्टर सरिता डावरे हैं, ऋतु, ये बहुत सारी अच्छी डाइटिशियंस है जो जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बॉलीवुड को वो सर्विस देती हैं, लेकिन उनकी भी डाइट कोई 100% फॉलो नहीं कर सकता है. दिस इज आई वांटेड टू शेयर सर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो एंड मच. आई एंजॉयड अभिजीत प्रिस्क्रिप्शन, इट वाज वेरी गुड, his presentation was very good. मुझे एक ही सवाल अभिजीत से पूछना है. अभिजीत जी, अगर कोई बुजुर्ग है जो 70 प्लस है, उनको फीमेल है, ईस्ट्रोजन की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उनके लिए जो वेजिटेरियन है, उनके लिए जो कैल्शियम चाहिए हमारे वेजिटेरियन डाइट के अंदर, उनको हम क्या दें जिससे उनका कैल्शियम और विटामिन डी और फास्फोरस बढ़े, उनकी हड्डियां मजबूत हो? उन्होंने बचपन में दूध वगैरह, कैल्शियम डाइट वगैरह नहीं लिया है, लेकिन अभी उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की अब संभावना है. हो सकता है उनको स्पाइन फ्रैक्चर हो, हिप फ्रैक्चर्स हो, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो. तो उससे बचने के लिए, या अगर वो हो भी जाए तो उनको क्या करना चाहिए? दे डोंट वांट टू टेक मेडिसिन्स बिकॉज मेडिसिन्स को लॉन्ग टाइम लेना पड़ता है और वो इफेक्टिव है नहीं है, उसका बहुत क्वेश्चन मार्क है. इसीलिए कौन सी डाइट उनको हम दें, कि क्या दें उनको वेजिटेबल्स में, या और कोई आहार क्या दें जिनसे उनकी हड्डियां मजबूत हो? Well, sir, very good question. So, patient first of all vegetarian है, तो हम उसको animal based sources नहीं दे सकते. Considering milk and milk based products as vegetarian as per our Indian dietary habits. So Yeah. the milk, cow milk especially, has 1200 milligrams of calcium per liter. So milk and milk products like cheese, dahi, chas, all these are a very important source for providing calcium. Apart from that, as far as phosphorus goes, so green leafy vegetables and major nuts and seeds. May it be chia seed, may it be watermelon seed, may it be pumpkin seed, and along with that, if available, avocados, asparagus, things like that should suffice the need of the patient. But if the patient has severe osteopenia or severe osteoporosis, or has an impending fracture in the near future, impending fracture, maybe at risk for fracture, then definitely we should not just try to control such patients with diet. We should always suggest from our side vitamin D supplementation, calcium and phosphorus supplementation, and also bisphosphonates if the need. That will depend upon the further evaluation. Thank you very much, sir. Thank you. डॉक्टर प्रोफेसर विद्या गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि वो गृहिणी हैं और एक प्रश्न ये उठा कि जो घर की महिलाएं बना देती हैं वही मजबूरी में खाना पड़ता है, तो एक महिला होने के नाते उनके क्या विचार हैं, वो अपने विचार रखें. डॉक्टर विद्या, क्या आप तक मेरी बात पहुंच रही है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर. हाँ शशिवाला पाठक जी, हाँ बताइए. सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई अभिजीत जी को, उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया. तो उन्होंने कुछ सीड्स के बारे में जैसे बताया कि हमको वो इनटेक करना चाहिए. तो अगर फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है और कुकम्बर सीड, ये सब सीड्स हैं, अगर एक साथ सोक कर दें और उसको चर्न कर दें. सर सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है. यू आर ऑडिबल. जो आप कह रही हैं, सीड्स को एक साथ सोक करके चर्न कर दें, ये एक करके थोड़ा थोड़ा चटनी टाइप सबको दे दें, जैसे अक्सर कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? ये बिल्कुल कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अब धीरे धीरे वोग में आ रहा है. डाइटिशियंस भी इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 3-4 तरह के सीड्स ले लीजिए. जैसे फ्लैक्स सीड आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में रिच है. चिया सीड्स आपका बी कॉम्प्लेक्स और वेरियस माइक्रो मिनरल्स में रिच है. तो 3-4 सीड्स को आप साथ में लीजिए, इसका पाउडर बना दीजिए और
जरूरी नहीं कि इसको आप चटनी के रूप में लें, आप इसको दूध में घोल के ले सकते हैं, आप इसको जी। कर्ड में, दही में मिला सकते हैं। वो पाउडर्ड फॉर्म यू कैन टेक इट इन एनी वे दैट यू लाइक, पानी में भी घोल के पी सकते हैं। सो इट इज आल्सो वेरी गुड टू सप्लीमेंट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। थैंक यू सर। एक और चीज पूछनी थी, जो मेटमॉर्फिन का आपने बताया, जैसे हम लोग, मैं डायबिटिक हूँ, तो उसका इन द लॉन्ग रन उसका इफेक्ट जो बता रहे थे आप, तो उसको कैसे कम्बैट किया जा सकता है? ओके, मेटफॉर्मिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, B12 डेफिशिएंसी करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो हमारी गट से, जो आंत से जो डाइटरी B12 हम लेते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अब इसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं या आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी प्रेफर करते हैं? नहीं, वेजिटेरियन है सर। मतलब दूध और एग्स कुछ भी दूध नहीं? लेते हैं, दूध दूध लेते हैं। So basically, in that case, I would suggest that you should take vitamin B12 supplements. और इसका जो टाइमिंग है वो आपके मेटफॉर्मिन के टाइमिंग से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे अगर आप मेटफॉर्मिन सुबह शाम ले रहे हैं तो B12 दोपहर को ले लें, ओके सर। क्योंकि इवेंचुअली मेटफॉर्मिन एब्जॉर्प्शन को ही इफेक्ट कर रहा है, तो आप साथ में लेंगे तो जो सप्लीमेंट है उसके एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। अब हाँ, डॉक्टर हाँ, विद्या, आपको मेरी आवाज हाँ, मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर आलोक, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं डॉक्टर जोमानी सर को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर अभिजीत गुप्ता, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो मत है, जो प्रेजेंटेशन है दिया, और हम सब लोगों को बहुत अच्छी अच्छी ढेर सारी जानकारी। अभी डॉक्टर आलोक गुप्ता ने ये कहा कि आप गृहिणी हैं। जी हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ। यहाँ पर 3 सवाल उठे। एक तो कि जो हमारे गांव के लोग हैं वो आलू प्याज खाते हैं और हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो देखिए, जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब गांव में ही पैदा होती। बस आवश्यकता है हमें अपने एटीट्यूड या आवृत्ति को बदलने का, कि हम इन सब्जियों को सिर्फ पैसे के लिए न उगाएं बल्कि अपने हेल्थ के लिए ही उगाएं। पहले हम अपने लिए रख लें, फिर उसको मार्केट में ले। तो गांव के लोग भी ग्रीन वेजिटेबल्स को खा सकते हैं। दूसरी बात बार बार यही आई कि जो गृहिणी है बना करके दे देती है तो खा लेते हैं। अगर आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर बैठे हुए गौर फरमाइए अपने किचन पर, तो जो गृहिणी है उसका मैक्सिमम टाइम अपने किचन पे जाता है और वो हर तरीके से आपको बैलेंस डाइट देने की कोशिश। जब वो चावल दाल के साथ, दाल में प्रोटीन है, रोटी है, उसके साथ जब वो धनिया का चटनी बनाती हैं तो शायद वो भी बैलेंस डाइट है। या यूं कहा जाए कि जब शाम को आपको चने का भूजा देती हैं छिलके के साथ और लस्सी देती हैं तो वो भी फाइबर युक्त भोजन है। अगर हम निगाह दौड़ाएं तो गृहिणी का यही एम या उद्देश्य होता है कि कैसे हम अपने परिवार के लोगों को, जो भी हमारी स्थिति है, परिस्थिति है, बैलेंस डाइट देने की कोशिश। तो अगर आप अपने डाइट को देखें तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें नहीं है उसमें, बट कहीं ना कहीं से वो बैलेंस डाइट है, तभी आप सभी हेल्दी हो। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम सबको होती, जितने लोग बैठे हैं। मुझे माफ कीजिएगा आप लोग अगर कहीं मैं कुछ अलग से बोल रही हूँ। तीसरी चीज आपने कही कि फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर जितना वो लोग नॉनवेज खाते हैं उतनी उबली सब्जियां खाते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में मैक्सिमम जो एक चलन है, मैं बहुत तो ज्यादा नहीं जानती, वहां रही भी नहीं हूँ, बट जो मेरा वहाँ एक्सपोजर हुआ 2, 4, 6, 8 देशों का, तो मैंने ये अनुभव किया कि वहाँ मेन जो डाइट है, जो फूड है, वो नॉनवेज ही, और उसके अलावा उनके पास ब्रेड के अलावा शायद ही कुछ होता। तो ऐसी स्थिति में जो वेजिटेबल्स हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि वेजिटेबल्स पर्याप्त है, तो हम तो रोज ही वेजिटेबल्स खाते हैं, नॉन वेज हम शौकियां खाते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत परिवारों में, स्पेशली जो मुस्लिम परिवार हैं, उनमें जब वो नॉन वेज भी बनाते हैं तो वेजिटेबल्स डालते हैं। तो इस तरह से भारतवर्ष में भी हम लोग वेजिटेबल्स का उपयोग करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड हम इस्तेमाल करते हैं। और आज तो सभी लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस है।
तो सभी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और भाई साहब, विनोद भाई साहब, आपको नमस्कार अलग से फिर पुनः। और मेरे ख्याल से आप भारती से बैठ के इस पर चर्चा कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका डाइट बैलेंस्ड है, और वो पूरी जिंदगी शायद इसी कोशिश में रह गई कि आपको बैलेंस्ड डाइट। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज का थैंक यू डॉक्टर विद्या। मैं एक दो विचार मैं अपने यहाँ रखना चाहूंगा। हम भारतीयों की जो एक आदत होती है कि हम विदेशियों के या पश्चिमी या पूर्वी जो विदेश है हमारे लिए, उनकी बुरी चीजों को या जो खराब चीजें उनको तो बहुत जल्दी आत्मसात करते हैं, लेकिन कि उनकी जो अच्छी बातें होती हैं जिनको कि अपनाने में कठिनाई होती है, जो हमारे लिए रुचिकर नहीं होता, उसको एक किनारे कर देते हैं। जैसे कि तमाम जो स्टडीज जो शोध प्रकाशित होते हैं उसमें मछली को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी गई है। मछली का तेल, मछली खाने से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, DHA मिलता है। मछली खाने से एस्किमोज में देखा गया कि हार्ट अटैक नहीं होता, बहुत लंबी आयु पाते हैं। तो ये तो हमने एक लाइन पढ़ लिया कि मछली हमारी आयु बढ़ाती है, लेकिन ये नहीं कभी देखा कि जापानी मछली खाता कैसे है, एक एस्किमो मछली को खाता कैसे है। वो मछली को या तो ग्रिल करता है या उबालता है और खा लेता है। हमने क्या किया, मछली की पकौड़ियां बनानी शुरू कर दी। जो मछली के सारे पोषक तत्व हैं उनको उस तेल में तल करके पकौड़ा बना करके और चखने के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया और उस मछली की गुणवत्ता को समाप्त कर दिया। ये हम यही करते हैं। अगर आप विदेशों में यूजुअली कोर्स डिनर होता है, डिनर कोर्स में चलता है, एक साथ सारा भोजन, एक थाल सिस्टम नहीं है उनके यहाँ। हमारे यहाँ क्या थाल सिस्टम है, एक थाल में आपको एक साथ 4-5 कटोरी में 4-5 तरह की सब्जियां, रायता, दाल, ये सब आ जाएगा। एक तरफ रोटी, चावल, कुछ सलाद, वो एक बार में आपको एक थाल मिल गया। विदेशों में क्या है, पश्चिमी देशों में कोर्स सिस्टम से आपको खाना मिलता है। तो अगर आप कोर्स सिस्टम का नेट पे जाकर के कभी आप कोर्स सिस्टम टेबल ले डाउन का फोटोग्राफ निकालेंगे तो जो प्लेट रखा होता है, सबसे नीचे बेस प्लेट होता है जिसमें आपको खाना खाना है, उसके ऊपर एक बाउल, उसके ऊपर एक और बाउल रखा होता है और उसके ऊपर एक प्लेट रखा होता है। सबसे पहले आपको जो है वो सलाद का प्लेट रखा होता है। आप पहले सलाद खा लेंगे, वो प्लेट हट जाएगी। फिर बाउल आएगा, बाउल में आप सूप पिएंगे, वो बाउल हट जाएगा। फिर आपका मेन प्लेट आएगा, उसमें फिर आपको सब्जियां या आपने अगर नॉनवेज है तो एक पीस चिकन का जो भी है वो आएगा, ढेर सारा उबली हुई सब्जी आ जाएगी, उसको आप खाएंगे। इस और साथ में आपके जो भी ड्रिंक्स लेते हैं, वाइन वगैरह, उसके अलग से ग्लासेस लगे होते हैं। तो हमने उसमें से पकड़ा क्या, सूप गायब कर दिया, सलाद गायब कर दिया, नॉनवेज उठा लिया, वाइन की शीशी रखी हुई है, वाइन का वो ग्लास रखा हुआ, वो हमने आत्मसात कर लिया। तो हम बड़े पिक, देखिए ये टेबल आप यहाँ डॉक्टर अभिजीत ने शेयर किया है, ये देखिए सबसे पहले सूप है, उसके नीचे सलाद का प्लेट है, फिर मेन प्लेट है, ये वाइन ग्लासेस है। तो हमने सलाद और सूप को हटा लिया, चिकन पकड़ लिया और वाइन पकड़ लिया। तो हम बड़े चालू हैं इस मामले में कि हम वो चीजें जल्दी पकड़ लेते हैं जिसमें हमको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सलाद खाने में दिक्कत किनारे करो, सूप पीना के परेशानी है किनारे कर दो। तो हम इसी हिसाब से चलते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। रोशन जहां जी जुड़ी हैं हमारे साथ। रोशन जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बेंगलोर से शिवविलास गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा वो कुछ 2 शब्द अपने विचार रखें, यहाँ पर अनम्यूट करें और अपने विचार रखें। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा ये, और जितने सुझाव थे, हम लोग तो कुछ नहीं इतने इस विषय में जानते हैं डॉक्टर, बट अच्छा लगा और बहुत नॉलेजेबल है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रदीप जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? क्या प्रोग्राम की हम लोग पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि नट्स जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बहुत अच्छे स्रोत हैं, क्यों? अच्छा, आप ये पूछना चाहते हैं कि जितने भी बीज हैं, नट्स हैं, उनमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, खनिज, लवण, ये सब विटामिन क्यों ज्यादा मात्रा में? डॉक्टर अभिजीत इस पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज क्वेश्चंस पता नहीं क्यों बहुत ही कम पूछे गए हैं, शायद टॉपिक थोड़ा ड्राई था।
बट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है प्रदीप जी ने कि नट्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि नेचर ने नट्स एंड सीड्स यानी बीज, जिससे कि किसी नए पेड़ की उत्पत्ति होनी है, तो नेचर ने उस सीड को, उस नट को इसीलिए बनाया है कि उससे एक नए पेड़ की उत्पत्ति होनी है। और जब तक वो नया पेड़, उसकी जड़ें इतनी मजबूत ना हो जाएं कि वो जमीन से अपने लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खुद ले सकें, तब तक उस छोटे से नन्हे पेड़ को जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलना है? वो उस सीड में से या उस नट में से मिलना है। तो नेचर ने ऐसा प्लान किया कि जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल थिंग्स फॉर लाइफ, ऑल द विटामिन्स, ऑल द मिनरल्स, इसको सीड के रूप में या नट में इसको डाल दो, ताकि वो जो छोटा सा सैपलिंग है, वो छोटा सा पेड़ है, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट वहां से डिराइव कर सके, जब तक कि वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो धरती से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सके। तो इसीलिए नट्स एंड सीड्स आर सच अ गुड सोर्स फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट। बहुत बढ़िया डॉक्टर अभिजीत। मुझे अपना बचपन याद आता है कि जब मैं छोटा था और गर्मी के सीजन में खरबूजा या तरबूजा आता था घर में, तो तरबूजे या खरबूजे के बीज को फेंका नहीं जाता था, उसे निकाल करके एक बाल्टी में हम लोग एक बर्तन में इकट्ठा करते थे और पानी डाल देते थे। 5, 6, 7 दिन के बाद उसको धो करके बीज अलग करके सुखा लिया जाता था। मेरी बुआ, मेरी माता जी, ये लोग बैठ करके लकड़ी की एक चिमटी बना करके उससे एक एक बीज को छील करके उसके गिरी को निकालती थी, उसको इकट्ठा करती थी और फिर उससे जो है वो व्यंजन बनाए जाते थे। चीनी की पट्टी, गुड़ की पट्टी, लड्डू ये बनते थे, इसको हम लोग बड़े चाव से खाते थे। अब लोगों के पास समय नहीं है कि वो बैठ के इस काम को करें, क्योंकि महिलाएं भी अब कामकाजी हो गई हैं। पहले घर में उनके पास यही एक काम था खाली समय में, अब खाली समय भी नहीं है लोगों के पास। तो अब हमें मजबूरी है कि हम बाजार पे आधारित होकर के नेट से, दुकानों से, ये हर तरह के सीड बाजार में उपलब्ध है। रोस्टेड पंपकिन सीड उपलब्ध है, रोस्टेड सीसम सीड उपलब्ध है, रोस्टेड चिया सीड, हर तरह के सीड्स आपको बाजार में मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं घर में कुछ कर सकते तो बाजार से लेकर के इन सीड्स को, और बादाम और अखरोट, ये 2 चीज तो हर जगह मिलता है, इसको आप अपने डाइट में शामिल करें। सो डोंट बी ए नट बट यूज नट्स, मैं यही कहना चाहूंगा। और एक मैं और प्रश्न रखूंगा, उस पर विचार चाहूंगा डॉक्टर अभिजीत जी आपका। ये अक्सर रोगियों की तरफ से हम लोगों को डिमांड आती है कि साहब एक बढ़िया टॉनिक लिख दीजिए, और हमारे पूर्वांचल में तो टॉनिक भी नहीं कहते, बहुत से गांव के मरीज कहते हैं एक अच्छा पुष्टई की दवा लिख दीजिए, एक अच्छी पुष्टई की दवा लिख दीजिए, अच्छा टॉनिक लिख दीजिए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? टॉनिक कहाँ तक काम करते हैं? और अभी एक प्रश्न आया है, मैं नहीं जानता कि मैं उस दवा से कभी रूबरू हुआ हूं कि मल्टीविटामिन में 9G सप्लीमेंट। अब इस 9G सप्लीमेंट से तो मैं कभी रूबरू नहीं हुआ हूं, न मैं जानता हूं कि ये कौन सा ब्रांड है, इसमें क्या क्या मल्टीविटामिन हैं या मिनरल्स हैं, इसलिए मैं उसका नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एक जनरल मल्टीविटामिन मिनरल्स की जो टैबलेट्स आती है उनके बारे में भी डॉक्टर अभिजीत आपका मैं विचार चाहूंगा। जनरल मल्टीविटामिन्स और जो सप्लीमेंट्स है या टॉनिक्स हैं, वो कुछ हद तक कारगर हैं, बट बहुत ज़्यादा उसमें बेसिकली होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट ऐसी कंपनीज हैं जो एक्चुअली लोकल कंपनीज कह लीजिए, प्राइवेट तो सभी हैं, लोकल, जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स को बहुत हाई रेट में बेच। अब देखिए बीकासूल की एक स्ट्रिप लगभग 30-35 रुपए की आती है, लेकिन वहीं बहुत सारी लोकल ब्रांड्स हैं जो 300 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए। अब बहुत कॉमन सिनेरियो है, मैं उत्तराखंड में भी था, पेशेंट पहाड़ से उतर के आया, टिहरी से आ रहा है, गढ़वाल से आ रहा है, पैसा है नहीं उसके पास, उसको वापस भी जाना है, उसको किराया भी देना है, उसको बहुत कहने पे अगर आप बीकासूल लिख दो वो बाहर जाएगा लेके कुछ और आएगा। अब जो बीकासूल 35 रुपए में उसका काम हो जाता, उसके लिए उसने 400 रुपए दे दिए और वापस आके कहेगा मेरे पास तो वापस जाने का पैसा नहीं बचा है, अब मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। तो माय ओनली पॉइंट इज कि instead of running after these multivitamins and supplementation,
हाँ, आफ्टर अ पॉइंट वो जरूरी है भाई, एल्डरली पेशेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें आप दीजिए, उसमें आवश्यक है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में अगर जो पैसा मल्टीविटामिन्स में लगाते हैं, उस पैसे में आप चिया सीड खरीदिए, उस पैसे में आपका पंपकिन सीड खरीदिए, आप उस पैसे में पनीर खा लीजिए, सोयाबीन खा लीजिए, डेट्स खा लीजिए, आई थिंक दैट विल बी मोर फ्रूटफुल कि वो आपको फाइबर भी दे रहा है, नेचुरल सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे रहा है, रादर देन रनिंग आफ्टर सप्लीमेंट्स। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका कुछ कर नहीं सकते, अब जैसे कोविड है तो भाई जिंक और विटामिन सी तो खाना है, बट इन जनरल healthy adults should avoid supplements and instead वो पैसे में you go after the all these things which we have discussed in the presentation. बहुत बढ़िया डॉक्टर अभिजीत। समस्या तब आती है जब, जैसे मैं तो डायबिटीज की प्रैक्टिस करता हूँ, शुगर 300 है, 350 है, HbA1c 9.5 है, आप बात करो कि भाई खाने की दवाएं आप पे प्रभावकारी हो गई, इंसुलिन लो, आप शुगर कंट्रोल करो, वजन कम करो, तो वो उसको करने को तो तैयार नहीं होते। बस ये कहते हैं साहब कमजोरी बहुत लगती है मुझे एक टॉनिक दे दो। अब 350 शुगर पे टॉनिक से क्या होने वाला है मित्रों? कुछ नहीं होने वाला। सिस्टम को ठीक करने का उपाय हो सकता है। शरीर के सिस्टम को आप ठीक करेंगे तो शरीर स्वतः ही स्फूर्तिमान और ताकत महसूस करेगा। सिस्टम ही गड़बड़ है तो आप उसमें कुछ भी डाल दो, कोई टॉनिक डाल दो, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी का स्पार्क प्लग खराब हो, गाड़ी का कार्बोरेटर खराब हो, और आप बजाय उसके ऊपर काम करने के आप कहो कि नहीं डीजल और पेट्रोल में कुछ ऐसा एनर्जी बूस्टर डाल दो कि गाड़ी खूब फर्राटे मार के चले, एवरेज बढ़ जाए, संभव है? कतई संभव नहीं है। तो शरीर का अगर सिस्टम खराब है तो पहले तो सिस्टम ठीक करना है। सिस्टम ठीक करने के उपाय हैं, आप सिस्टम ठीक करोगे, सिस्टम को आप स्तर पे ले आओगे तो शरीर स्वतः ही ताकत देने लगेगा, आपको स्फूर्ति महसूस होने लगेगी, फिर किसी ताकत की दवा की जरूरत टॉनिक की नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर अभिजीत ने बहुत अच्छा कहा कि उस पैसे को आप उचित खान पान पे, नट्स पे, सीड्स पे, हरी सब्जियों पे, फल पे, इस पे खर्च करें बजाय उस गोली के ऊपर खर्च करने के, और अपने आहार को सुधारें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। अब यदि और कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं सारिका जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम के अंत में हमें हंसाती हैं, कुछ एक रोचक चुटकुला प्रस्तुत करती हैं। ये टाइप 1 डायबिटिक है हमारे क्लब की। सारिका। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सुना रहा है सर। एक बार हाँ आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। एक बार एक कंजूस के घर बिजली कर्मचारी आया और मीटर को चेक करते हुए बोला, मीटर चेक करने आया हूँ, लगता है आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है क्योंकि इस महीने आपका मीटर केवल 1 यूनिट ही चला है। कंजूस, मीटर सही तो है, हम तो बिजली सिर्फ तभी जलाते हैं जब हमें लालटेन ढूंढनी होती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब कोई अगर प्रश्न ना हो तो मैं विनय जी से निवेदन करूंगा धन्यवाद ज्ञापन दें, लेकिन उसके पहले मित्रों एक डायबिटीज सर्कल क्लब परिवार में एक शोक भी हुआ है। हमारे कोषाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव जी के पिता का स्वर्गवास 3 दिन पहले हो गया। वो 91 वर्ष की आयु के थे और काफी दिनों से बीमार भी चल रहे थे। तो आयु के वजह से कहिए कि उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो हम सब उनके पिताजी के लिए श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्मा गोलोक में निवास करे, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और विनय जी इस कठिन परिस्थिति में भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी आप कृपया अनम्यूट करें और अपनी बात रखें और धन्यवाद ज्ञापन दें। विनय जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। विनय जी आप म्यूट हैं। हाँ आप अनम्यूट हो गए आप। डॉक्टर साहब, ये आज के दिन जो है डॉक्टर साहब, मैं तो
डॉक्टर अभिजीत को द्वारा दिया हो गया आज का बहुत माइक जो जानकारी इन्होंने दिया, ये हम लोगों का इस बार एकदम अलग ही एक टॉपिक आपने इनके द्वारा पेश किया और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इनकी जानकारी दी कि हम लोग इसका हर कोई बहुत चीजों को हम लोग इसमें जानते हैं लेकिन उसको कैसे जो एक तो पिरामिड बनाया, वो पिरामिड से देख के इतना अच्छा लगा कि हम लोग काफी हद तक जो है इससे कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे ही हम लोगों का डॉक्टर अभिजीत जी का आगे से भी हम लोगों का मिलता रहेगा, इसके लिए उनको ढेर सारी धन्यवाद। ओके डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और सब लोग ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे तीसरे रविवार को एक नए विषय के साथ आपके बीच में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रविवार को नमस्कार। बड़ा लंबा चला गया।